हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे इस उम्मीद के साथ, और सारे वीडियो प्रॉपरली देख रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। पिछली क्लिप तक आप एकदम समझ करके जो भी डाउट हुए होंगे वो पूछ भी लिए होंगे। इसी बात से हम आगे पिछली क्लिप तक पोलर फॉर्म किसे कहते हैं पढ़ लिए थे, लेकिन क्वेश्चन एक भी नहीं किए थे कि अगर अलजेब्रिक फॉर्म है तो उसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो आज यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन उसी पर, z इज इक्वल टू 3√3 माइनस 3i कन्वर्ट इनटू पोलर एंड यूलर फॉर्म। कन्वर्ट इनटू पोलर एंड यूलर फॉर्म। फटाफट ओरल सा क्वेश्चन है, फटाफट बना के फेंक दीजिए मेरी तरफ। स्टॉप द वीडियो एंड सॉल्व योर ओन। 3√3 माइनस 3i। तो भाई पोलर फॉर्म, अभी चूंकि ये मानते हुए कि स्कूल में आया हुआ क्वेश्चन है, जेईई मेन एडवांस में इतना टफ क्वेश्चन आएगा नहीं, आएगा भी दूसरे क्वेश्चन में हूँ जिसमें अपन स्टेप भी शो नहीं करेंगे। तो पोलर फॉर्म कहते हैं किसको है? पोलर फॉर्म कहते हैं z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। मतलब अपन लोग को दो बातें निकालनी है, एक r जो कि आपका कहलाता है मैग्नीट्यूड, दूसरा प्रिंसिपल आर्गुमेंट। थीटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, r आपका होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 6। अब ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, tan अल्फा b mod b बाई mod a दैट इज 1/√3 दैट इज अल्फा इक्वल टू 5/6। लेकिन किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ में। तो थीटा इक्वल टू माइनस 5/6। तो जो आपका पोलर फॉर्म हो जाएगा z6 cos ऑफ माइनस 5/6 प्लस i sin माइनस 5/6। इतना छोड़ सकते हो लेकिन प्रेफर नहीं करते हैं। अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ रखा है cos ऑफ माइनस थीटा प्लस cos थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा। z इज इक्वल टू 6 cos π/6 माइनस i sin π/6। और इतना ही छोड़ देंगे, इतना ही छोड़ देंगे। और क्वेश्चन में था पोलर फॉर्म के साथ साथ यूलर फॉर्म भी लिखना है। तो z इज इक्वल टू 6 इंटू e टू पावर माइनस i π/6, i इंटू π/6। एक क्वेश्चन और अपन लोग पोलर फॉर्म में करते हैं। z इज इक्वल टू i माइनस 1 अपॉन 1 माइनस cos 2π/5 इंटू i प्लस साइन 2π/5। क्या करना है? कन्वर्ट इनटू पोलर एंड यूलर फॉर्म। राइट द क्वेश्चन, स्टॉप द वीडियो एंड टेक मैक्सिमम 3 मिनट। तो पोलर फॉर्म इसका निकालना है, लेकिन पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई तो कर ले। मतलब पहले a प्लस आई बी के फॉर्म में पहले न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर को अभी अपन लोग कुछ नहीं करते हैं, i माइनस 1 साइन 2π/5 और इसमें हाफ एंगल फार्मूला 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 साइन स्क्वायर π/5 थीटा बाई 2, तो 2π/5/2 π/5 i प्लस 2 साइन π/5 cos π/5 साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा cos थीटा। डिनोमिनेटर से कॉमन ले लिए, क्या 1 अपॉन 2 साइन π/5। तो ब्रैकेट में बचा आपके पास cos π/5 प्लस i साइन π/5। न्यूमरेटर में हमारे पास i माइनस 1 था। डिनोमिनेटर में हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म लिखना प्रेफर नहीं करते हैं। तो न्यूमरेटर में हमारा क्या चला जाएगा? cos π/5 माइनस i sin π/5। और यहां पर क्या हो जाएगा? cos π/5 माइनस i sin π/5।
अब अगेन स्टॉप द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व योर ओन, लेकिन 2 मिनट से ज्यादा नहीं। तो सिंस आगे जो बन आ गए हैं, सिंस I -1 that is -1 plus I is equal to √2 cos 3 pi by 4 plus I sin 3 pi by 4. I -1 that is -1 plus I, सेकेंड क्वाड्रेंट। अब अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो √2 cos 3 pi by 4 plus I sin 3 pi by 4 into cos pi by 5 minus I sin pi by 5 upon 2 sin pi by 5 into A plus I into B, A minus I into B, A square plus B square. A plus B into A minus B होता है A square minus B square, और यहाँ I square कितना हो जाएगा -1, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 हो जाएगा। अब √2 cosec pi by 5 into this मल्टीप्लाई करिए। अभी आपको लंबा लग रहा है क्योंकि अभी हमने आपको कुछ प्रॉपर्टीज नहीं बताई हैं, अदरवाइज हम यहाँ पर इसके आगे प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। खैर कोई बात नहीं है, अभी हम वो प्रॉपर्टी यूज नहीं कर रहे हैं। तो जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो cos 3 pi by 4 cos pi by 5 cos A cos B minus I sin pi by 5 cos 3 pi by 4 plus I sin 3 pi by 4 cos pi by 5 minus I square minus minus plus sin 3 pi by 4 sin pi by 5। आगे जा सकते थे, कोई दिक्कत। this into this plus this into this simple multiplication। अब √2 cosec pi, इनको साथ में ले आओ, cos 3 pi by 4 cos pi by 5 plus sin 3 pi by 4 sin pi by 5 plus I कॉमन ले लिए, sin 3 pi by 4 cos pi by 5 minus sin pi by 5 cos 3 pi by 4 cos A cos B plus sin A sin B, cos A cos B plus sin A sin B cos of A minus B। sin A sin B minus cos A sin B sin of A minus B। तो √2 cosec pi by 5 3 pi by 4 minus 5 pi by 3 pi by 4 minus pi by 5 कितना 11 pi by 20, तो cos 11 pi by 20 plus I sin 11 pi by 20। तो कभी कभी इतना इजी क्वेश्चन भी मिल सकता है, कैलकुलेशन इसमें है, लेकिन अभी कुछ और प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो कुछ कैलकुलेशन कम हो जाएंगी। तो जेईई मेन वगैरह में इस तरह क्वेश्चन आपको मिल सकता है, क्योंकि अभी हमने कुछ
प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी हैं और इस क्वेश्चन देखो, ग्रेट, आप लोग कोई नहीं बोल रहा है सर, वीडियो में बोलेंगे कैसे? √2/2 1/√2 हो गए हैं। धन्यवाद। सर वीडियो में हम बोल तो रहे थे, आप सुन ही नहीं रहे थे। कोई बात नहीं, सुन लिए ना। देखो तो पोलर और यूलर फॉर्म के बाद अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो नेक्स्ट हेडिंग अपन लोग की होगी अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यथाशीघ्र हेडिंग दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हेडिंग आप पहले पढ़ भी चुके हो, कोई बात नहीं, फिर भी खेलेंगे। लेकिन अगली हेडिंग की तरफ जाने से पहले अपन एक हेडिंग देना चाहिए था जो इसी हेडिंग के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हम लोग पढ़े अलजेब्रिकल फॉर्म, फिर पढ़े कार्टेशियन फॉर्म, फिर पढ़े पोलर फॉर्म, और उसी का बदला हुआ फॉर्म यूलर फॉर्म। तो अगर अलजेब्रा में वापस आते हैं बाद में, यहां पर एक और फॉर्म की बात करेंगे। फॉर्म की बात नहीं करेंगे, जस्ट कि भाई अगर ये पॉइंट P है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z है और Z इक्वल टू अगर A प्लस IB है, तो ये कहलाता है कार्टेशियन फॉर्म, अलजेब्रिक फॉर्म, और A, B कहलाता है कार्टेशियन फॉर्म। और अगर ये O है, ये P से मिला देते हैं तो R cos थीटा प्लस I sin थीटा भी अपन लोग क्वेश्चन करके आए हैं। ये थीटा है, ये R है, पोलर फॉर्म, या इसी को Re⁻I थीटा यूलर फॉर्म। सब तो जानते हैं, फिर क्यों लिख रहे हैं, कोई बात नहीं। अब Z को अगर आप ध्यान से देखें तो Z कॉम्प्लेक्स नंबर को एक और नाम से पुकार सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बातों की जरूरत पड़ रही है? 2। R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड। थीटा दैट इज आर्गुमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन। होपी घुमाई अपनी। ऐसे और कौन कौन सी प्रजातियां हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत होती है? वेक्टर। तो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज वेक्टर। तो Z को अपन वेक्टर OP भी कह सकते हैं मन करे तो जब भी कभी जरूरत पड़ेगी तो कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ वेक्टर भी हम यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि वेक्टर OP में क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए। वेक्टर OP को क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए। तो वेक्टर OP की जो डायरेक्शन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट है। वेक्टर OP की जो मैग्नीट्यूड है वो तो जब भी कभी जरूरत पड़ेगी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को एज अ वेक्टर भी ट्रीट कर लेंगे। जहां फायदा होगा वहां करेंगे, जहां लेंदी होगा वहां थोड़ी करेंगे। तो जरा इसे भी नोट कर लो कहीं। हाँ, तो अलजेब्रा जो भी हम लोग ने हेडिंग दी है, तो जो इसके पहले अलजेब्रा में केवल एक ही बात देखे थे मैथमेटिकली, एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन। अब फिर अलजेब्रा देखेंगे तो इस दौरान हम कुछ और बातें भी देखेंगे कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कर रहे हैं तो उनके, तब तक जब हम लोग ने पहली बार अलजेब्रा देखा था क्लिप में या क्लास में, जैसा जहां भी आपने देखा, तब तक हम लोग मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं नहीं पढ़े थे, आर्गुमेंट क्या होता था नहीं पढ़े थे, बस डेफिनेशन लिख लिए थे कि इसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे होता है, मतलब ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई। और तब तक केवल अपन लोग अलजेब्रिक फॉर्म ही पढ़े थे। अब हमारे पास कई और फॉर्म है, तो अब हम एडिशन के दौरान कुछ और बातें ध्यान देंगे, खासकर दो बातें। एडिशन मतलब अलजेब्रा का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में दो बातों का खासकर ध्यान देंगे कि उनके मैग्नीट्यूड और उनके आर्गुमेंट में कोई रिलेशन बन रहा है जो हम आगे प्रॉपर्टी की तरह या अपने साथ ले जा सके, या अगर कोई बात फायदेमंद नहीं होगा तो वहीं छोड़ जाएंगे, फायदेमंद होगा तो आगे प्रोसीड करेंगे। तो जो अब हम अलजेब्रा की बात करेंगे तो उस अलजेब्रा में मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में इन बातों को भी इंक्लूड करेंगे।
जो चीजें हमें पहले थी कि भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड होता है, सिंपली अलजेब्रा फॉलो करता है, रियल पार्ट के साथ ऐड होता है, इमेजिनरी पार्ट के साथ, सिमिलरली सब्ट्रैक्शन अलजेब्रा फॉलो करता है, मल्टीप्लिकेशन अलजेब्रा फॉलो करता है, डिवीजन अलग रूट अख्तियार किया था। तो वो चीजें तो हमें पता होते हुए, उन चीजों का यूज करते हुए अब हम कुछ और नई चीजें देखेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग हम देंगे अलजेब्रा में एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लेट Z1 is equal to A1 plus IB1, Z2 is equal to A2 plus IB2 are two given complex numbers. तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा अगर हमें जरूरत पड़ी तो R1 mod Z1 और R2 mod Z, अगर जरूरत पड़ी, नहीं जरूरत पड़ी तो कोई टेंशन नहीं। और इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 θ1, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 θ2। तो पिछली क्लास में या पिछले जब भी हम लोग ने ये लेक्चर किया था, एडिशन में सिंपली इसका एडिशन आ गया था A1 प्लस A2 प्लस IB1 A2। आज हम इसको वेक्टर फॉर्म में देखना चाहेंगे। तो Z1 को written as vector OP and Z2 can be written as vector, मतलब पॉइंट P Z1 को रिप्रेजेंट करेगा और पॉइंट Q Z2 को रिप्रेजेंट करेगा। आप सभी लोग बहुत ही पढ़ने वाले अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को ये पता होगा कि दो वेक्टर किस तरह से ऐड किए जाते हैं। उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, ट्रायंगुलर लॉ को फॉलो करें, मतलब दो इस तरह से ऐड हो गए ट्रायंगल बन जाए, या पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट करें। तो अब यहां पर हम लोग वेक्टर फॉर्म में देना चाहते हैं कि Z1 हमारा वेक्टर OP है और Z2 अगर वेक्टर OQ है, तो ये हम वेक्टर OP, ये वेक्टर OP और ये वेक्टर OQ। तो वेक्टर OP, तो OP किसके बराबर होगा? OP mod Z1 के बराबर होगा, क्योंकि जो वेक्टर की लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड कहलाती है। तो सिंपल OP, जब OP पे वेक्टर नहीं लगाएंगे तो मैग्नीट्यूड, ये लिखना सिखाया गया होगा और वैसे हम 12th में पढ़ेंगे भी। और OQ की अगर जरूरत पड़ेगी तो लिखेंगे mod Z2। अब हम लोग को क्या चाहिए? रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट हम लोग ने चूंकि सेम इनिशियल पॉइंट से बना लिया है, तो एडिशन में कौन सा फॉर्म हम लोग फॉलो करना चाह रहे हैं? पैरेललोग्राम फॉर्म। तो यहां पर अगर मन करे तो आप Z1 भी लिख सकते हैं और यहां पर मन करे तो आप Z2 लिख सकते हैं। पैरेललोग्राम जब कंप्लीट करेंगे अपन लोग तो ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। और लेट्स सपोज ये R, तो ये वेक्टर आपका आ जाएगा, ये वेक्टर OR आपका आ जाएगा Z1 प्लस, तो ज्योमेट्रिकली Z1 यहां था, Z2 यहां था, Z1 प्लस Z2 यहां आएगा। मतलब यहां पर अगर हम चाहते तो चाहे तो यहां पे चाहे नहीं तो इस तरह से भी डायग्राम बना सकते थे, थोड़ा सा और ज्यादा हो जाता। मान लेते अगर ऐसे बनाते तो ज्यादा, ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस, ये हमारा पॉइंट P Z1, ये पॉइंट Q Z2, फिर पैरेललोग्राम बनता, ये पैरेललोग्राम, ये आर्गन प्लेन पे यहां पर Z1 प्लस Z2 आएगा। ये एग्जैक्ट डायग्राम है। ये अपन लोग कायली से थोड़ा ये लाइन नहीं ड्रॉ करनी पड़ी, वो लाइन नहीं ड्रॉ करनी पड़ी, ज्यादातर के अपन लोग जो है तो इसी तरह का डायग्राम बना लेते हैं, तो थोड़ा सा फायदा हो जाता है इससे हम लोग ये। तो खैर कुल मिलाकर के हमें अगर Z1 यहाँ है, Z2 यहाँ है, तो Z1 प्लस Z2 आर्गन प्लेन पे यहाँ होगा। वो तो यहाँ से भी आ जाता, ये x कोऑर्डिनेट A1 प्लस A2, y कोऑर्डिनेट B1 प्लस B2। अब जो अगली प्रॉपर्टी हम देखेंगे वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी, पहले इतना नोट करो फिर अगली प्रॉपर्टी पे, और उसे हमें आगे लेकर के चलना होगा, कंटिन्यू करेंगे वो प्रॉपर्टी। तो एक बात तो आप ये कह सकते हो
कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट θ1 है, दूसरे का θ2 है, तो जो सम है उसका आर्ग्यूमेंट इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट के बीच होगा, और उससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं, इसलिए उस प्रॉपर्टी को अपन ज्यादा लेकर के आगे जाएंगे भी नहीं। लेकिन मैग्नीट्यूड की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, तो इस डायग्राम को देखें यार, इसको देख लेते हैं, इसमें ज्यादा कम दिक्कत होगी। ओपी की डिस्टेंस कितनी, मॉड z1, ओके। ओक्यू की डिस्टेंस कितनी, मॉड z2। ये क्या है, समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। तो अगर ये डिस्टेंस मॉड z2 है तो ये डिस्टेंस भी मॉड z2 होगी। और ओ वेक्टर ओ आर कितना है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मतलब ये डिस्टेंस मार्क पकड़ के मॉड ऑफ z1 प्लस z2। अब ये बताओ OPR क्या बना रहा है, OPR ट्रायंगल बन रहा है। तो इन ट्रायंगल यहां बना दिए, लिख रहा है इन ट्रायंगल OPR। अब बचपन में आपने पढ़ा था किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। In any triangle, sum of two side is always greater than third side. तो अगर हम ये कहें this side plus this side plus this side is always greater than third side. तो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पता चली। क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पता चली, कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो एल्जेब्रिकली उनका रियल पार्ट ऐड होता है, एल्जेब्रिकली उनका इमेजिनरी पार्ट ऐड होता है, लेकिन उनके मैग्नीट्यूड ऐड नहीं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड z1, इसका मैग्नीट्यूड z2, इसका मैग्नीट्यूड z1 प्लस z2 है। अलग अलग का मैग्नीट्यूड का सम रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड के सम से बड़ा है। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आई कि मतलब अगर आपके पास ये लिखा हुआ है, इधर अगर ये लिखा हुआ है a प्लस आई बी प्लस सी प्लस आई डी, तो आप जनरली ये नहीं लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि यहां पर ये लिखा हुआ है तो ये नहीं लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ओपन नहीं होगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर दो, तो यहां पर वापस आए, तो क्या कभी बराबर हो सकता है? हाँ, बराबर हो सकता है। जैसा वेक्टर में आपको बताया गया था कि अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 एक ही डायरेक्शन में हो, z1 और z2, z1 यहां पर है P, और z2 कोई जरूरी नहीं जो z2 छोटा होता है, z2 बड़ा भी हो सकता है, हमने z2 छोटा ले लिया। अगर ओरिजिन से मिलाने वाली रेखा लाइन पर दोनों कोलिनियर हैं तो मॉड z1 प्लस मॉड z1 प्लस z2 के बराबर होगा, क्योंकि अगर कोलिनियर है तो दिस प्लस दिस यहां पर r होगा, तो इसका सम इसके सम के बराबर होगा। तो इसलिए इन दोनों को जब हम, क्योंकि हमको तो पता नहीं है, जब हमें z1 z2 दिया गया है तो कोई जरूरी नहीं कि z1 z2 कोलिनियर नहीं हो सकता है, एकदम हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम आ गया तो कोलिनियर हो जाएगा। तो इसलिए हमें दोनों केस लेके चलना पड़ेगा, मतलब मॉड z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस z2, लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस z2। बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इन दोनों से। ये कैसे आया ये हम आपको समझाने के लिए था, लेकिन ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। जब भी हमें कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम इसे यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? मॉड ऑफ z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2। इस पे क्वेश्चन आए हैं और आते रहेंगे जेईई में, जनरल एडवांस में। इन जनरल मॉड अलग अलग ओपन नहीं होता है, केवल कब ओपन होगा? जब दोनों कोलिनियर होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे।
तो क्योंकि ट्रायंगल, इसलिए ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी कहलाती है। इसमें इनइक्वालिटी का भी केस है, इक्वालिटी का भी केस है। इक्वालिटी तब होगी जब दोनों सेम डायरेक्शन, और ये कोई जरूरी नहीं कि दो ही कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन होता है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इन जनरल भी लिख लिया जाए कि इन जनरल अगर हमारे पास Z1 Z2 Z3 डॉट 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 Zn, मतलब कितने कॉम्प्लेक्स नंबर हैं? n कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। सबको पहले ऐड कर दिए, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस डॉट डॉट डॉट, पहले ऐड किए फिर मैग्नीट्यूड लिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? पहले ऐड किए फिर मैग्नीट्यूड लिए, और यहां पर पहले मैग्नीट्यूड लिए फिर ऐड किए। इन जनरल ये बड़ा होता है, पहले मैग्नीट्यूड लेकर ऐड जब करते हैं तो वो बड़ा होता है। और इक्वलिटी हो सकती है, हाँ हो सकती है, सबके सब कॉम्प्लेक्स नंबर अगर सेम डायरेक्शन में हो, सबके सब कॉम्प्लेक्स नंबर अगर सेम डायरेक्शन में हो तो इक्वलिटी होगा। तो ये जनरल, तो ये प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर एडिशन। तो एडिशन के बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आएगी सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट हेडिंग अपन लोग की होगी सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में लेट Z1 इक्वल टू A1 प्लस IB1 एंड Z2 इक्वल टू A2 प्लस IB2 गिवन। जरूरत पड़ेगी तो R1 R2 हमने पहले लिख लिया। Z1 वेक्टर OP, Z2 वेक्टर OQ है। हमने क्या किया? कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्म में फिर से कन्वर्ट कर दिया? सब्ट्रैक्शन फॉर्म में, सॉरी वेक्टर फॉर्म में। अब सब्ट्रैक्शन, तो हम लोग ने कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। वेक्टर फॉर्म में सब्ट्रैक्शन कैसे करते थे? तो अब हम लोग को क्या निकालना है? हम लोग को सब्ट्रैक्शन Z1 माइनस Z2 निकालना है। तो Z1 माइनस Z2 किसके बराबर होता है? Z1 प्लस माइनस Z2। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तो ये हो गया। वेक्टर फॉर्म में अगर वेक्टर A है ये, तो माइनस वेक्टर A किसके बराबर होता है? केवल डायरेक्शन अपोजिट। तो Z1 माइनस Z2 निकालना है, मतलब Z1 प्लस, हाँ। तो अब आपका जो ये ओरिजिन है यहां पर, ये आपका माइनस Z2 होगा। देखिए दोनों डिस्टेंस बराबर है। अब क्या करना है? Z1 और माइनस Z2 का एडिशन करना है, मतलब पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दीजिए। और देखिए आप लोग का लगना चाहिए पैरेललोग्राम है, हमारा नहीं भी लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको नोट्स बनाने हैं, आपको रिवीजन करना है। जितना साफ सुथरा रहेगा उतना रिवीजन करने में मजा आएगा। इसलिए नोट्स हमेशा, तो ये जो पॉइंट होता है R डैश, ये आपका Z1 माइनस Z2 कहलाएगा। ये मैग्नीट्यूड वाइज Z1 और मॉड ऑफ माइनस Z2 मॉड Z2 के बराबर होता है, क्योंकि माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने पर मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है। तो यहाँ पर भी Z2 में माइनस साइन से मल्टीप्लाई किए हैं, केवल मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, केवल आर्ग्यूमेंट बदलेगा। तो ये आपका फिर यहाँ पर आ गया, तो ये तो हमारा डायग्राम बन गया। फिर यहाँ से ये तो इम्पोर्टेंट आपको पहले से पता है कि आर्गेंट प्लेन पे कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 माइनस Z2 यहाँ रिप्रेजेंट करेगा। अगर एग्जैक्ट आर्गेंट प्लेन होता तो हमारा Q डैश यहाँ आ जाता और ये माइनस Z2 कहलाता, और ये हमारा R डैश Z1 माइनस Z2, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में होता। खैर, ये हमने सिंपल डायग्राम बना लिया, ये एग्जैक्ट डायग्राम बना लिया। तो Z1 माइनस Z2 कहाँ रिप्रेजेंट करेगा? यहाँ रिप्रेजेंट करेगा, या ये डायग्राम। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वेक्टर में पैरेललोग्राम लॉ का रूल फॉलो करता है, वो करते हुए हमने कर लिया।
मेन टारगेट अपन लोग का मैग्नीट्यूड से है। अब उसके आगे मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, पहले इतना नोट करो। हम लोग जैसा कि हम लोग ने एडिशन में, तो ये डिस्टेंस मॉड z1, ये डिस्टेंस मॉड z2, ये डिस्टेंस मॉड z1 माइनस z2, तो हम लोग को ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के तौर पे ये पढ़ाया गया था क्या, डिफरेंस ऑफ टू साइड, डिफरेंस ऑफ टू साइड, डिफरेंस ऑफ दिस माइनस, ये ट्रायंगल अगर हम लोग लें तो ये मॉड z1, ये मॉड z2, डिफरेंस ऑफ टू साइड इज लेस देन थर्ड साइड। लेकिन यहां पर फिर एक मॉड लगाना पड़ता है, क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सी साइड बड़ी है, जो साइड बड़ी है उसे पहले लिखते हैं। तो मॉड ऑफ मॉड z1 माइनस z2 इज लेस देन मॉड z1 माइनस z2, डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड, क्योंकि मॉड z1 माइनस z2 क्या है, ये थर्ड साइड है, मॉड z1 मॉड z2 ये दो साइड है। तो किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा होता है। तो डिफरेंस ऑफ टू साइड, अब ये डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए मॉड लगाया गया कि पॉजिटिव ही रहेगा। क्या ये बराबर हो सकता है? हाँ, कब? जैसे पिछले वाले केस में अगर कोलिनियर हो जाए, तो मॉड ऑफ मॉड z1 माइनस मॉड z2 इज इक्वल टू मॉड z1 माइनस z2। अगर z1 भी इसी डायरेक्शन में है, z2 भी इसी डायरेक्शन में है, तो मॉड z1 माइनस z2 मॉड z1 माइनस मॉड z2 के बराबर होगा। इन दोनों को अगर क्लब करके लिखा जाए तो मॉड ऑफ मॉड z1 माइनस मॉड z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड z1 माइनस z2। नोट करिए फटाफट जल्दी से, फिर आगे कंटिन्यू करें। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन खास करके ये जो प्रॉपर्टी आई हैं, इन प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन कई बार आ चुका है एडवांस में। एडवांस में है तो जेईई मेंस में भी आ सकता है, और लेकिन इन पे क्वेश्चन करेंगे थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी अपन लोग अब चारों पहले कर ही लेते हैं। एडिशन पहले देख लिया, फिर सब्ट्रैक्शन देख लिया, अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी देख लिया, उसके बाद फिर क्वेश्चन एक साथ करेंगे। प्रॉपर्टी अपन याद रख लिए, क्या याद रख लिए कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में इन जनरल मैग्नीट्यूड ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होता। इन जनरल मतलब जब वो सेम डायरेक्शन में नहीं है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी होगी मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग को वेक्टर फॉर्म में हेल्प किया, लेकिन आप अगर वेक्टर पढ़े होंगे तो वेक्टर में सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं था, वहाँ डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट था, और वो हमारी यहाँ हेल्प नहीं करेगा। तो मल्टीप्लिकेशन हमारा ऑलरेडी हम लोग एल्जेब्रिकली देख चुके हैं। एल्जेब्रिकली जब हम लोग कर रहे थे, मतलब आपका एल्जेब्रिक फॉर्म से, वहाँ मैग्नीट्यूड और आर्ग्यूमेंट नहीं दिख रहा था। वेक्टर फॉर्म में भी दिखता है और पोलर फॉर्म में भी दिखता है। तो अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म यूज करेंगे। तो फौरन लेट z1 इक्वल टू a1 प्लस ib1, z2 इक्वल टू a2 प्लस ib2, कन्वर्ट बोथ इन पोलर फॉर्म। यथाशीघ्र जल्दी जल्दी करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए पोलर फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, और वहां से हमें फायदा भी होगा। तो जैसा कि हम लोग पोलर फॉर्म में अगर देखें, तो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, आर्गुमेंट दिया हुआ है, तो z1 विल बी r1 cos θ1 प्लस i sin इक्वल टू मार दिए, क्योंकि इसके बाद अपन लोग एक और फॉर्म पढ़े थे, यूलर फॉर्म, r1 e टू पावर i θ1, z2 r2 cos θ2 प्लस i sin θ2, r2 e टू पावर i θ। यूलर फॉर्म में जब ये लिखा होता है, तो ये जो e के अलावा जो रहता है वो मैग्नीट्यूड कहलाता है, e की पावर में जो i का कोफिशिएंट होता है वो आर्गुमेंट कहलाता है।
अब हमारे पास यहाँ पर मौजूद है एल्जेब्रिकल फॉर्म, पोलर फॉर्म, यूलर फॉर्म। अगर आपको मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाए तो आपको कौन सा फॉर्म सबसे प्यारा लगेगा? यूलर फॉर्म, क्योंकि R1 इंटू R2 हो जाएगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन करना चाहेंगे तो कौन सा फॉर्म सबसे ज्यादा प्रेफर करेंगे? यूलर फॉर्म। और जो हमें फायदा मिलना होगा वो भी इसी फॉर्म से मिल जाएगा। तो Z1 इंटू Z2, तो Z1 इंटू Z2 क्या हो जाएगा? R1 ई टू पावर I थीटा 1 इंटू R2 ई टू पावर I थीटा 2। तो R1 इंटू R2 तो हो गया, और ई टू पावर I थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो ये Z1 इंटू Z2, जरा इतना नोट करो, फिर अपन बात करेंगे। लिखने वाला भी खुश, वापस आ जाते हैं अपन लोग, यहाँ खुश होना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर लिए, सबसे फायदेमंद ये फॉर्म है, वो अच्छी बात है। लेकिन अब यहाँ से हम आगे प्रॉपर्टी बोर्ड की तरफ, अपने स्क्रीन की तरफ। तो अगर आपसे कहें कि मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 इंटू Z2 कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये जो वैल्यू है ये मैग्नीट्यूड कहलाती है, तो कितनी हो जाएगी? R1 इंटू, लेकिन R1 क्या था? मॉड Z1 था, और R2 क्या था? तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पता चली। क्या पता चली? कि पहले मल्टीप्लाई करो फिर मैग्नीट्यूड लो, या पहले मैग्नीट्यूड ले लो फिर मल्टीप्लाई करो, दोनों सेम। एडिशन में ऐसा नहीं था, उसमें केवल स्पेशल केस में था। यहां पर मतलब मैग्नीट्यूड अलग अलग हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि मल्टीप्लिकेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लिकेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होता है। और अब अगर हम आपसे कहें कि आर्ग्यूमेंट Z1 इंटू Z2 किसके बराबर होगा, आप बोलोगे आर्ग्यूमेंट Z1 इंटू Z2 I के कोफिशिएंट के बराबर होगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2। मतलब आर्ग्यूमेंट Z1 इंटू Z2, आर्ग्यूमेंट Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट Z2। मतलब अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका आर्ग्यूमेंट ऐड हो जाता है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पता चली कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने पर उनका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करता है और उनका आर्ग्यूमेंट ऐड करता है। आर्ग्यूमेंट एडिशन लेता है और मैग्नीट्यूड मल्टीप्लिकेशन लेता है। तो इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। मतलब जनरलाइज का मतलब अगर हमारे पास n कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, n कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो उन्हें पहले मल्टीप्लाई करें, फिर पहले सबको मल्टीप्लाई किए फिर मैग्नीट्यूड लिए, या पहले मैग्नीट्यूड ले लिए फिर मल्टीप्लाई किए, फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैग्नीट्यूड सब में अलग अलग, every complex number gets own magnitude. Similarly, argument of multiplication is equal to addition of argument. तो दो या दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होता है और उनका आर्ग्यूमेंट ऐड होता है। मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करता है, आर्ग्यूमेंट ऐड करता है। तो अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़े। यहां पर जरा ध्यान से देखिए कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में लिखे हुए हैं तो सीधे सीधे उनका मल्टीप्लिकेशन अब जब भी करेंगे तो उनको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होगा R1 इंटू R2, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में सीधे सीधे थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस I साइन थीटा 1 प्लस थीटा।
अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में लिखे हैं, आज एक क्वेश्चन किए थे कुछ इसी तरह की प्रॉपर्टी, उतना टाइम हमारा बच जाता है। तो Z1 इंटू Z2 अगर पोलर फॉर्म में है, क्योंकि यूलर फॉर्म में बहुत कम मिलेगा, ज्यादा करके पोलर फॉर्म में मिलेगा। यूलर फॉर्म से हमने प्रॉपर्टी निकाल ली, तो सीधे सीधे किसी ने हम लोग को आकर के दिया कि भैया Z1 इक्वल टू 3 cos π/6 प्लस I sin π/6 है, और Z2 है 7 cos π/4 प्लस I sin π/4 है। तो अपन जब मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो पूरा मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, इस प्रॉपर्टी का सीधे सीधे यूज करेंगे। Z1 इंटू Z2 कितना 21 cos π/6 प्लस π/4 कितना cos ऑफ 5π/12 प्लस I sin 5π/12, सीधे सीधे। तो ये दो बातें हमने देखी। अभी यहाँ मल्टीप्लिकेशन में मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो रहा है, आर्ग्यूमेंट ऐड हो रहा है, जनरल केस ले लिए। पोलर फॉर्म में अपन कैलकुलेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एक बात और बची है बड़ी इंपॉर्टेंट, कि ये जो भी चीज है इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। मतलब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब आर्गेंड प्लेन पे क्या रिप्रेजेंटेशन होगा। तो आर्गेंड प्लेन पे जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा वो अगली क्लिप में देखेंगे। इस क्लिप में इतना ही, एंजॉय करिए, मजे करिए, बाय बाय।